हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 8 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, यानी एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन। हेलो एल्केन्स खत्म हो गया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड खत्म। अब एराइल हैलाइड हेलो एरीन्स स्टार्ट करने जा रहे और आज हम देखेंगे हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन के मेथड। तो शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें और हेडिंग लगाएं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, या वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग या फिर वेरी गुड नाइट। सो मत जाना, जब भी आपने मेरा ये वीडियो ऑन किया हो अगल बगल के डिस्टर्बेंस को बंद करें, चूहा खाना बंद करें। और जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswala-alakpande.com पर जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और भी बाकी लेक्चर्स के वहां पे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उसके सोल्यूशन मिलेंगे, बहुत सा स्टडी मटेरियल अभी है भी और अपलोड भी हो रहा है। शुरू करें। वेबसाइट के बढ़िया प्रमोशन के बाद शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में आपको पढ़ना है अराइल हैलाइड्स। क्या चीज? अराइल हैलाइड्स। अभी तक अल्काइल हैलाइड देखे। अराइल हैलाइड्स क्या होता है? जिसमें एक एरोमेटिक रिंग से सीधा सीधा हैलोजन अटैच होगा। एरोमेटिक रिंग मतलब हमारे सिलेबस में बेंजीन है ना, हमें तो बेंजीन से ही मतलब रखना है। तो बेंजीन की रिंग से सीधा सीधा हैलोजन जुड़ा हो। एक्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, सीधा सीधा। जैसे ये अपनी बेंजीन की रिंग सीधा सीधा क्लोरो जोड़ दिया, क्लोरो बेंजीन, या Br जोड़ दिया, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, फ्लोरीन जोड़ दिया, फ्लोरो बेंजीन वगैरह वगैरह, आइडो बेंजीन, ठीक है। इनको बोलेंगे एराइल हैलाइड। ध्यान देना, अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए, ध्यान देना ध्यान से, अगर ऐसा कंपाउंड लिखा हो CH2Cl या ऐसा कंपाउंड लिखा हो ध्यान से C2H5I, तो इसको आप एराइल हैलाइड्स में कंसिडर नहीं करेंगे। यहां हैलोजन साइड चेन में लगा है, ये अभी भी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पढ़ा जाएगा। अराइल हैलाइड का सीधा सीधा मतलब है कि बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक कार्बन की चेन से सीधा सीधा हैलोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इसकी खास प्रॉपर्टी भी है जो कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि sp2 कार्बन होने की वजह से क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। शुरू करें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और बच्चों यहां पे कौन सा हाइड्रोकार्बन लोगे? अब मिथेन इथेन से तो बनने वाला नहीं है, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन लेंगे आप? बेंजीन लेंगे। अब बेंजीन को किसकी जरूरत है? हैलोजन की। तो बेंजीन का करना पड़ेगा हैलोजिनेशन, बेंजीन करना पड़ेगा हैलोजिनेशन। कैसे होता है बेंजीन का हैलोजिनेशन? इट अकर्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात दिमाग में डाल लो, जहां भी बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखे, जहां भी बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखे, 90% केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है? बेंजीन के लिए 90%। बेंजीन एडिशन रिएक्शन कुछ नहीं देता है, फ्री रेडिकल वगैरह जल्दी नहीं देता है। 90% केस में देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा। आइए देखते हैं हैलोजिनेशन। यहां हमने बेंजीन की रिंग ली, ठीक है, हैलोजन ले लो, जैसे हमने ले लिया Cl2। एरो के ऊपर आपको एक लुईस एसिड लेना होगा, यहां पे एक लुईस एसिड आप लेंगे। कौन सा लुईस एसिड लेते हैं हम? FeCl3, FeCl2, AlCl3, है ना, AlBr3, FeBr3, ये सब लेते हैं। अभी एक बार लिख देंगे। एक लुईस एसिड लिया, क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से, इसमें से एक Cl+
Cl माइनस नहीं, Cl प्लस। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लवर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर। तो इलेक्ट्रॉन का लवर यहां से आया कौन? Cl प्लस। एक Cl प्लस रिंग के यहां पे अटैच होगा और इस रिंग पे हर तरफ क्या लगा है? हाइड्रोजन। भाई बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है C6H6, यानी 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा है। तो Cl प्लस अंदर आएगा और H प्लस बाहर जाएगा। तो Cl प्लस अंदर आया, सब्स्टिट्यूशन होना है ना, एक चीज अंदर आई एक चीज बाहर। इलेक्ट्रोफाइल अंदर आया, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? Cl प्लस अंदर आया और इस पोजीशन से मान लो H प्लस बाहर गया। यहां से बच्चों Cl प्लस ले लिया तो क्या बचा? Cl माइनस बचा। और यहां से H प्लस निकल के आया तो क्या बन गया? HCl। ठीक है, ऊपर ऊपर से बताने का तरीका, मैकेनिज्म बता रहा है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं। अभी तो मैंने बोल दिया कि Cl है, इसमें से मान लो इलेक्ट्रॉन इधर खींच के Cl माइनस Cl प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। हाइड्रोजन ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चल दिया, किस फॉर्म में? H प्लस के फॉर्म में। तो H प्लस जाके जुड़ गया Cl माइनस से HCl और Cl प्लस H प्लस की जगह आ गया। बट ये मैकेनिज्म नहीं होता, ये तो एक ऊपर ऊपर से बताने का तरीका था। Cl प्लस अंदर गया, H प्लस बाहर, H प्लस Cl माइनस को पड़ गया HCl। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और भी यहाँ पे आप Br2 ले सकते हो, यहाँ पे FeDr3, AlCl3 वगैरह वगैरह ले सकते हैं। पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे हुआ ये। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म। नोट कर लें। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस भी देखेंगे। ठीक है, तो अपने हाइड्रोकार्बन से, बेंजीन से क्या बनाया? हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन। मैकेनिज्म देखा जाए मैकेनिज्म। ओके, लेट अस सी इट्स मैकेनिज्म। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो होना क्या है, रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे होना क्या है? होना है कि ये रहेगा, इसमें Cl2 ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 विच इज लुईस एसिड, और क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, और क्या निकल जाएगा? HCl। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले स्टेप में आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करोगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लेवल का जनरेशन। तो ये Cl2 जो है ये रिएक्ट करेगा FeCl3 से। बच्चों FeCl3 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड बच्चों वो होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इस Cl2 में से वो Cl माइनस को खींच लेगा। इस Cl2 में से Cl माइनस को ये खींच लेगा और क्या बनाएगा? FeCl4 माइनस। बोलो सही है? FeCl3 था, Cl माइनस को खींच लिया, FeCl4 माइनस। और क्या बचा? Cl प्लस। यहां से देखो Cl माइनस निकला, क्या बचा? Cl माइनस जाके इससे जुड़ गया। इसने क्यों Cl माइनस को खींचा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहां इसका यही रोल है। वैसे तो कैपिटलिस्ट जैसा दिख रहा है, बट इसका रोल क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो इसने क्या किया? Cl माइनस को खींचा और क्या जनरेट किया? इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन, क्लोराइड नहीं है ये, क्लोरोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये अटैक करेगा। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 अटैक। अब ये Cl प्लस आया, इसको क्या चाहिए भाई? Cl प्लस को क्या चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बेंजीन के रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? ये पाई वाले होते हैं, पाई बॉन्ड वाले थोड़े से फ्री होते हैं, थोड़े मनचले टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेंजीन की रिंग से ये पाई इलेक्ट्रॉन Cl प्लस को देखकर थोड़ा ये, है ना, इनका थोड़ा नियत खराब हो गया कि चलो इसको पकड़ लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों इस कार्बन पे शिफ्ट हुए और जैसे ही शिफ्ट हुए वैसे ही Cl प्लस यहां जाके अटैक कर दिया। भाई आपको पता होगा ना, पाई बॉन्ड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। तो शिफ्ट होकर यहां और जैसे ही आए Cl प्लस ने इनको पकड़ लिया और क्या बना? ध्यान से देखें,
ध्यान से देखें, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये Cl प्लस यहाँ जाकर जुड़ा, Cl पे से प्लस चार्ज खत्म। देखो इस कार्बन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया और उसको Cl ने पकड़ लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इस पे माइनस आएगा, माइनस से Cl प्लस जुड़ गया, ये Cl लग गया, इस कार्बन का नुकसान हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ये बन गया। अब एक बात आती है, बड़ी ही जेन्युइन सी बात है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड कोई रिएक्शन कर ही क्यों रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है कि नहीं, ये एरोमेटिक है। तो बताया जाता है कि ये कंपाउंड भी स्टेबल है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखो, पाई सिग्मा और ये क्या है, प्लस चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है ना, कोई एक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो बढ़िया कॉन्जुगेशन चल रहा है। ध्यान से देखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, कैसे, ये प्लस चार्ज यहां आएगा, पाई बॉन्ड यहां, एक तो ये बन सकता है, और क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहां, पाई बॉन्ड यहां, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता है, नहीं आता है तो YouTube पे टाइप करें रेजोनेंस फिजिक्स वाला, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हमें सिखाया है। बोलो सही, ये प्लस चार्ज यहां चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां, ये यहां, प्लस चार्ज यहां। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्पीशीज जो बनी ये थोड़ी सी स्टेबल है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर इसका आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, इसका अगर आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होगा, पाई बॉन्ड कहां कहां पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी पाई बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है इन प्लेसेस में। पाई बॉन्ड यहाँ पे भी आ रहा है, देखो यहाँ पे भी आ रहा है एक स्ट्रक्चर में, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। और प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। तो यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस और ये Cl। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई आपसे पूछे इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो कार्बोकेटाइन नहीं है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस इज नॉट कार्बोकेटाइन, दिस इज सिग्मा, एंड दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज क्वाइट स्टेबल। इसका इंटरमीडिएट थोड़ा सा स्टेबल है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुई बात? तो पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Cl में से इलेक्ट्रोफाइल बना कौन रहा है, FeCl3, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट Cl माइनस को खींच के FeCl4 बनाया, Cl प्लस निकला। Cl प्लस अटैक करने आया बेंजीन रिंग पे, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन थोड़े से वीक होते हैं, इधर शिफ्ट हुए, Cl प्लस आके जुड़ गए, यहाँ प्लस चार्ज। हमने कहा ये स्पीशीज क्यों बनी, तो हमने बताया इसमें रेजोनेंस हो सकता है कॉन्जुगेशन की वजह से, पाई बॉन्ड यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ, फिर इसके बाद पाई बॉन्ड यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ। फिर हमने कहा पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, यहाँ, 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 तो हमने ऐसे पाई बॉन्ड बना लिए। प्लस चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे और साइड में, तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स विच इज क्वाइट स्टेबल। नेक्स्ट स्टेप में होगा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। भाई रिएक्शन का नाम देखो क्या है, रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा। Cl प्लस अंदर आया, H प्लस बाहर गया, यानी अब H प्लस का रिमूवल होना है। ध्यान से देखें, H प्लस का रिमूवल, ध्यान से देखें, ऐसे ऐसे, यहाँ पे प्लस, ये वाली स्पेशल हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे Cl, और बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा। भाई इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लगा होगा। अरे भाई यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा कि नहीं, शुरू में बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो वो हाइड्रोजन में दिखाई। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट करके H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और उसको खींचेगा कौन, H प्लस को खींचने के लिए कोई बेस चाहिए, ये रहा FeCl4 माइनस ने H प्लस को खींचा, पुराना इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकला, H प्लस Cl माइनस को पकड़कर बाहर हुआ, क्या बना HCl, बचा क्या FeCl3, और यहां से H प्लस निकलते ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां उतरेंगे, तो यहां बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन गया फ्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखो, FeCl3 कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया, शुरू में यूज हुआ, बाद में एज इट इज बाहर आ गया, है ना, इसका कोई कंजम्पशन नहीं हुआ। मैकेनिज्म बताया गया है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, वैसा हुआ, और मैकेनिज्म में ये चीज ध्यान रखनी थी कि FeCl3 जितना यूज किया उतना बाहर आ जाए, आगे H प्लस इसी कार्बन से निकला, देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होगा ना, तो वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस
बॉन्ड पेयर इस कार्बन को देकर H प्लस बाहर निकला, यहां से Cl माइनस खींचा HCl, FeCl3 क्लोरोबेंजीन। बोलो क्लियर हुआ मैकेनिज्म? अब आपको मैकेनिज्म आता रहेगा तो इसके आप सारे क्वेश्चन हिला दोगे। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर बेंजीन। इसको हमें आगे भी पढ़ना था, कहां पे, जब आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन या प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन्स। भाई अभी तो प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज पढ़ोगे कि नहीं? तो प्रॉपर्टीज बाय क्लोरोबेंजीन भी सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस बात को गांठ बांध लो मन में कि अगर कहीं बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर है तो सबसे ज्यादा वो कौन सा रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्लोरोबेंजीन केस में भी आप देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। नोट कर लें, छाप लिया, मिटा रहे? ओके, तो आपको दिख रहा है कि जो एरो के ऊपर लिखा है वो रिएक्शन में यूज होगा और बाद में एज इट इज बाहर निकल आएगा, यानी उससे एंड प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। FeCl3 से एंड प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देना स्टार्ट करें कि हमने आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमारे पास मान लो Cl2 है और एरो के ऊपर मान लो हमने लिख दिया FeBr3। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा कि क्लोरोबेंजीन बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसका रोल सिर्फ और सिर्फ लुईस एसिड का है। अभी भी क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, एक H प्लस बाहर निकलेगा HCl। भाई इसका रोल तो क्या है? यहां से Cl माइनस को खींचेगा, बना लेगा FeBr3 Cl माइनस, और लास्ट में FeBr3 Cl माइनस आके H प्लस को खींच लेगा, HCl निकल जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं कि जल्दी जल्दी भाग रहे हैं? भाई क्या होगा, यहां से Cl में से देखो लिख दे रहे हैं, FeBr3 क्या करेगा? Cl माइनस को खींच लेगा, Cl प्लस बचेगा, तो क्या बनेगा? FeBr3 Cl माइनस प्लस Cl प्लस, फिर Cl प्लस अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह बनेगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा? लास्ट स्टेप ये होगी, यहां कौन आ जाएगा? FeBr3 Cl माइनस, यहां से H प्लस इलेक्ट्रॉन देके बाहर आएगा Cl के साथ, HCl प्लस FeBr3 प्लस क्लोरो। तो क्लोरोबेंजीन बनेगा कि ब्रोमोबेंजीन, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करेगा, लुईस एसिड ये चीज डिसीजन नहीं लेगा। क्लियर है? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ ब्रोमो बना है कि क्लोरो। नोट करते हैं, समझ में आ गया? मिटा दें? ओके, अब देखो आप लुईस एसिड में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। What all you can use as Lewis acid in such reaction। अब NCERT देखोगे तो FeCl3, FeBr3 सभी FeCl2 को ही देते हैं, बट आप देख लो लुईस एसिड में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज FeCl3, यू कैन यूज FeBr3, यू कैन इवन यूज FeCl2, यू कैन इवन यूज FeBr2, यू कैन ऑल्सो यूज AlCl3, यू कैन यूज AlBr3, you can also use ZnCl2, you can also use ZnBr2, you can also use BF3, बट सबसे ज्यादा फेमस में आपको FeCl3 और AlCl3 दिखेगा। और जब ये AlCl3 लिखा रहेगा तो इसके नीचे एनहाइड्रस जरूर लिखा होगा, इन दोनों में, मतलब बिना पानी का एनहाइड्रस। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा यही रिएजेंट्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूं, आपको बना के एग्जाम में दे दिया कि ये ऐसे खचर खचर खचर, मैं यहाँ पे लिख दिया Br2 और एरो के ऊपर लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3। अब बताओ ब्रोमोबेंजीन बनेगा कि क्लोरोबेंजीन? अब तक सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं कि अटैक यहाँ से Br प्लस का होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यानी कि ब्रोमोबेंजीन बनेगा। कोई डाउट किसी को? और क्या निकलेगा? HB। इसका रोल क्या होगा? यहाँ से Br माइनस को खींच के क्या बनाएगा? AlCl3Br माइनस, और लास्ट में जाके यहाँ से H प्लस खींच के HBr और AlCl3 निकाल देगा। क्लियर हुआ? तो एरो के ऊपर जो लिखा है दैट इज ओनली एंड ओनली लुईस एसिड। नोट कर लें। तो क्लोरीनेशन समझ गए, ब्रोमिनेशन यानी क्लोरोबेंजीन बनाना आ गया आपको, ब्रोमोबेंजीन बनाना आ गया आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन।
बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आप दोनों बना सकते हो। अभी आप कोई क्लोरोबेंजीन बनाने का है, कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन रिंग लेंगे, Cl2 लेंगे, एरो के ऊपर कोई ल्यूइस एसिड रख देंगे, FeCl3 रख दिया और AlCl3 रख दिया या AlBr3 रख दिया, FeCl2 रख दिया वगैरह वगैरह, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बोलो क्लियर है? तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना आपको आ गया। अब बात करते हैं आइडोबेंजीन की। अब बात करते हैं आइडोबेंजीन की। बेटा मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, जिसको तुमने दिल दिया हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन है तुम। हाँ तो भाई आई डोनेशन देखते हैं। तो आई डोनेशन जब आप देखोगे उसमें एक कमाल की चीज होगी, क्या होगा, कचर 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 आपने लिया I2, एरो के ऊपर मान लो आपने लुईस एसिड लगा दिया, AlCl3 या कुछ भी लगा दिया, तो आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन जो आप सोच रहे हो वही होगा। यहाँ से I प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा और HI निकल जाएगा। व्हाट इज दिस? आइडोबेंजीन। द प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन इज, हाँ इसमें प्रॉब्लम है, I2 से I प्लस गया जुड़ा और H प्लस निकला यहाँ से HI। द प्रॉब्लम इज दिस HI। This HI is very strong reducing agent, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, आइडोबेंजीन को रिड्यूस करके वापस बेंजीन बना देता है। यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगता है। इट reduces आइडोबेंजीन टू बेंजीन। आइडोबेंजीन को रिड्यूस करके वापस बेंजीन बना देता है। रिएक्शन कैसा हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करने लगता है। चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप आइडोनेशन करो तो कोई भी लुईस एसिड यूज मत करो, जितने मैंने बताया, आप यूज करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसेंट्रेटेड HNO3 और HiO4। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं कि HI को ही ऑक्सीडाइज कर देते हैं। भाई ये क्या करना चाहता है, दुनिया को रिड्यूस करना चाहता है। ये कहते हैं हम आप ही को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, चलो हम आपको खत्म कर देते हैं। सो इफ यू यूज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट हैपेंस विद HI प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे HI लिख लिया, यहाँ पे आपने लिया HiO4 और कंसेंट्रेटेड HNO3। आपने जैसे ये एसिड्स लिए तो आपने देखा कि HI ऑक्सीडाइज हो गया, HI खत्म कर दिया इन्होंने, HI को निकाल के बाहर फेंक दिया। कैसे? ये प्रोवाइड करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, 2H एक O मिलके बना है H2 और 2 I मिलके बन गए I2। यानी जो भी HI बना था दैट इज रिड्यूस्ड टू I2, आयोडीन। इसका और डिटेल मैकेनिज्म भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाते वक्त कि यहां से I माइनस का आयन गायब कर देते हैं। ये I माइनस का आयन, देखो I माइनस की वजह से ही HI बन रहा है। भाई HI कैसे बन रहा है? I माइनस से, यहां से I प्लस यहां जाएगा I माइनस से, तो ये क्या करता है ना, I माइनस गायब कर देता है, सिर्फ I प्लस बच जाता है। अब ऐसे नहीं समझ सकते हो। दैट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस HI टू I2, इसको ऑक्सीडाइज करके I2, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया HH। अब HI खत्म हो गया, HI खत्म तो प्रॉब्लम खत्म। ये जैसे ही बना रिड्यूस हो गया, आयोडीन रिड्यूस हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। यानी इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखोगे, आइडोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए आप लिखोगे I2 और एरो के ऊपर लिख दो कंसेंट्रेटेड HNO3 और HiO4। क्या बन जाएगा? आइडोबेंजीन। क्लियर है? बताया गया लुईस एसिड का इस्तेमाल आइडोबेंजीन के लिए नहीं करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन समझ में आ गया, ब्रोमोबेंजीन समझ में आ गया, आइडोबेंजीन समझ में आ गया। आइडोबेंजीन में प्रॉब्लम था, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन को बैकवर्ड ले जा रहा था, हमने उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए HiO4 या HNO3 लगा दिया। नोट कर ले। क्लियर है? मैकेनिज्म समझ में आया था? बहुत बढ़िया, मिटा गया। अब बात आती है फ्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन सब हो गए फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि F2 का बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, एक्सप्लोजन होने का चांस होता है।
सो फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। लिमिटेशन है इसकी क्या? फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। वैसे भी आपने देखा था कि अल्काइल फ्लोराइड बनाने का भी हमने एक डिफरेंट मेथड बताया था, हैलाइड एक्सचेंज, याद है? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, याद है? फ्लोरोएल्केन जब बनाना था तो किसी मेथड से फ्लोरोएल्केन नहीं बना था, सिर्फ हैलाइड एक्सचेंज मेथड था, स्वार्ट्ज रिएक्शन बाय दिस। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट पूरा रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बाल्स-स्किमिन रिएक्शन, तो पढ़ेंगे इसको। इस मेथड से आप क्लोरो ब्रोमो तो इजीली बना सकते हो, आइडो बनाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, ठीक है? कुछ सवाल कर ले इस पे अब हम, चलिए कुछ सवाल करते हैं। अब जैसे मान लो आपको फंसाने के लिए आपको एक सवाल दे दें हम, अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने यहां पे मिथाइल लगा दिया, टोलिन का स्ट्रक्चर ले लिया आपने, टोलिन का स्ट्रक्चर ले लिया आपने, और यहां पे आपने मिथाइल लगा दिया। आप क्या करें? मिथाइल बेंजीन। अब क्लोरीन कहां लगेगा? यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, पुरानी चीजें हमने आपको बताया था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और कुछ ग्रुप्स हमने आपको बताए थे वो कौन से होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे चिपका लेता है, यानी Cl+ जो आएगा, बाकी मैकेनिज्म विल रिमेन सेम। Cl+ जो आएगा वो इस CH3 से छिड़काव नहीं करेगा, वो यहां पे आके चिपकेगा और यहीं से H+ निकल जाएगा, रेस्ट विल बी सेम, HCl निकलेगा नहीं। तो क्या बन गया? ऑर्थो क्लोरो टॉलीन, और पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। क्या बन गया? पैरा क्लोरो टॉलीन। मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा है कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा होते हैं, कौन से मेटा होते हैं। तो यहां मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स फिजिक्स वाला। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकंड वीडियो था रिएक्शन मैकेनिज्म में, हमने आपको डिटेल में बताया है कौन ऑर्थो पैरा होते हैं, क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और क्यों कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा पता है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, और ये होती है पैरा, ये तो सबको पता ही होगा। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, इधर से भी बगल वाली ऑर्थो, उसके बाद मेटा, फिर पैरा, ओम प्रकाश। तो जो CH3 ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे चिपकाता है? ऑर्थो पे या पैरा, ठीक है? CH3 ग्रुप हो गया या आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया है ना, C2H5 वगैरह हो गया, C3H7 वगैरह हो गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कार्बन का अगर कोई स्ट्रक्चर लगा है तो ऑर्थो पैरा हो जाता है। आपके पास OH ग्रुप लगा है, आपके पास OCH3 ग्रुप लगा है, आपके पास NH2 ग्रुप लगा है, ये सभी ग्रुप क्या होते हैं? आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लिस्ट लंबी है, जो कॉमन है वो हमने आपको बता दिए ताकि आप ये और नहीं समझ में आए। अगर ये सारे ग्रुप्स आपके यहाँ पे लगे हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? ऑर्थो पे या पैरा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसे C+OH एल्डिहाइड हो गया, जैसे C+OOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे आपके पास हो गया C+ONH2 अमाइड ग्रुप हो गया, जैसे पास C+OOCH3, ठीक है, एस्टर ग्रुप हो गया। ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे हमारे पास N+O हो गया नाइट्रो ग्रुप, जैसे हमारे पास C+N हो गया साइनाइड ग्रुप। ये सारे फेमस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये वाला बहुत पूछा जाता है, नाइट्रो, साइनाइड, एल्डिहाइड पढ़ना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है,
क्लियर है? बहुत डिटेल में समझना है तो यूट्यूब पे टाइप कर लो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप फिजिक्स वाला, इन डिटेल पूरा वीडियो है, 1 घंटे का होगा मेरे ख्याल से। इसमें मैंने एकदम क्लियर कट ये सारी चीजें समझा। क्लियर है? अगर ये लगे होंगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां चिपकेगा? मेटा पे। और ये एक्चुअल में तो चाहते ही नहीं कहीं चिपके, है ना, इनको बोलते हैं हम लोग कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने नहीं देना चाहते, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और ये होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्द से जल्द हो। ये क्या करते हैं? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। देखो इनके पास लोन पेयर वगैरह है ना, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ाते हैं। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो Cl+ के अटैक करने का मन और ज्यादा बढ़ जाता है। पूरी बात समझिए। ये सभी क्या कहलाते हैं? थोड़ा थोड़ा समझ लो इसको। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसे एक्टिवेट करते हैं? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजकर, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ती है? ऑर्थो पे और पैरा पे। यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो Cl+ अटैक कर देता है और ये कहलाते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो Cl+ का अटैक करने का मन खत्म हो जाता है। भाई Cl+ क्यों अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे? क्योंकि बेंजीन रिंग एक तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्लस को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, डीएक्टिवेट, खींच लिया इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ। अब खींच लिया तो Cl+ को कैसे बुलाएं? इलेक्ट्रॉन के लालच में तो बुला रहे थे, इलेक्ट्रॉन ही इन्होंने खींच लिया ऊपर, तो ये कहलाते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मजबूरी में अटैक मेटा पोजीशन में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचे जाते हैं कहां से? ऑर्थो और पैरा से। जहां सबसे ज्यादा दिए गए थे वहीं सबसे ज्यादा खींच लिए गए, तो यहां तो एकदम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो जाती है। मजबूरी में अटैक मेटा होता है। ये अटैक कराना नहीं चाहते। अगर हम पूछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कराना चाहता है, ये कि ये, तो ये कराना नहीं चाहते। मजबूरी में मेटा पे अटैक हो रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां से खींचते हैं? ऑर्थो पैरा से। ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन चले गए, वहां पे प्लस आ गया, तो अटैक कहां होता है? मजबूरी में मेटा में होता है। क्लियर? इसके बारे में चलो आगे फिर डिस्कस कर लेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन के वक्त इसको फिर डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप मिटा दें। ये कौन से ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ये कौन से ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां से विड्रॉ करते हैं? ऑर्थो पैरा से। तो ऑर्थो पैरा पे अटैक का चांस ही खत्म, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लें, तो मजबूरी में अटैक मेटा पे होता है। और ये क्या करते हैं? ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो खुशी खुशी अटैक होता है। ये एक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट तो चाहते ही नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां से खींचते हैं? ऑर्थो पैरा से। यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस क्रिएट कर देते हैं। जैसे अगर CHO लगा है तो वो क्या करेगा? मान लो NO2 लगा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। अब बताओ Cl+ कहां अटैक करेगा? यहां तो अटैक कर नहीं सकता, मजबूरी में मेटा पे अटैक हो जाता है। बहुत ज्यादा ये चाहते ही नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। मिटा दे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन डिस्कस करते वक्त इसका रेजोनेंस वगैरह हम फिर से देख लेंगे। ठीक है, परेशान ना हो, जब प्रॉपर्टीज आएगी तो वहां पे इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे और रेजोनेंस करके दिखाएंगे कि कैसे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, क्यों ऑर्थो पैरा पे अटैक होता है। ठीक है, तभी हम ले लेंगे। चलिए, तो ये तो हुआ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स विथ हाइड्रोकार्बन। अब सेकंड है फ्रॉम अमीन्स। ठीक है, अमीन्स में भी एक पर्टिकुलर अमीन लेने वाले हम, फ्रॉम एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। क्या बोले सर? कुछ नहीं, आओ देखते हैं। बेंजीन अमीन, बेंजीनामीन, ये बेंजीन की रिंग और इसके ऊपर NH2 लगा है, बेंजीनामीन। इससे हम प्रिपेयर करेंगे हैलो एरिन्स। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सब बन जाएगा यहां से, सब क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। बड़ा इंपॉर्टेंट है
इग्नोर ना करें, बेंजीन वाला आसान लग रहा था बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रॉम एनिलीन, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एनिलीन, बेंजीनामीन, बेंजीनामीन, एनिलीन इसका नाम। अब पता है एनिलीन से डायरेक्टली क्लोरोब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन नहीं बनता, पहले इसको हम चेंज करेंगे एक फेमस सॉल्ट में, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। पहले इतना तो नोट करो, सर नई नई चीजें आ रही हैं। पहले इसको हम चेंज करेंगे एक बहुत फेमस सॉल्ट में, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो। जैसे हमने आपको गिगनार्ड्स रिएजेंट बताया था कि गिगनार्ड्स रिएजेंट से कुछ भी बना लो, एक बार गिगनार्ड्स रिएजेंट बन गया कुछ भी, उसी तरह से होता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ NaNO2 plus HCl in cold atmosphere about 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और ये कन्वर्ट होके क्या चीज बनाएगा, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर, ये बनाएगा N2 plus Cl माइनस। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है, देखो प्लस माइनस कैटायन और एनायन, यानी ये सॉल्ट Na+Cl टर्म, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक केमिस्ट्री में कोई भी कन्वर्जन करना हो इससे हो जाएगा। एक बार ये बना डाला तो लाइफ झिंगा लगा। और ये बनता किससे है, एनिलीन का रिएक्शन NaNO2HCl से कोल्ड एटमॉस्फेयर में करेंगे। ये रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है जो कि आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर में पढ़ना है, पर हम यहीं पढ़ा देते हैं, इसका पढ़ा दें, मैकेनिज्म भी बता देते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं डाइअजोटाइजेशन। यार आगे पढ़ दें या अभी पढ़ लो, डाइअजोटाइजेशन। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइअजोटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड में आता है। व्हाट इज डाइअजोटाइजेशन? व्हेन, ध्यान से, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, क्या नाम है, सिर्फ एनिलीन के लिए नहीं होता है रिएक्शन, कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, ये अमीन 1 डिग्री है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है। नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़े तो बोलते हैं 2 डिग्री अमीनो, 3 कार्बन जुड़ जाए तो 3 डिग्री। यहाँ जो नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हमने बोला 1 डिग्री। एरोमेटिक रिंग लगी है तो एरोमेटिक, और अमीन क्योंकि NH2, ठीक है। 2 डिग्री अमीन देखो ऐसा होगा, नाइट्रोजन इधर भी रिंग से जोड़ दो, इधर जोड़ दो, ये 2 डिग्री हो गया, इधर कार्बन लगा दो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 1 डिग्री है। तो व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन reacts with NaNO2 and HCl in cold मतलब 273 केल्विन से 278 केल्विन, अरे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये 0 होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। दिस leads to, when it forms डाइअजोनियम। डाइअजो का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं N=N, इसको हम बोलते हैं डाइअजो, अजो ग्रुप, डाइअजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बोर्ड में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, डाइअजोटाइजेशन। ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन वाली कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, जो मैंने आपको बताई, एक नेम रिएक्शन कॉपी अलग से बनाने को, डाइअजोटाइजेशन। वैसे ये रिएक्शन इन डिटेल आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब आप पढ़ोगे, जब अमीन्स पढ़ोगे। अभी तो हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन्स, एराइल हैलाइड्स, फिर भी हम यहीं पे इसका मैकेनिज्म भी बता देते हैं, फिर वहां बताएंगे। तो जब आपका कोई प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो, उसका रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराया जाए इन कोल्ड टेम्परेचर, इट फॉर्म्स डाइअजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन and this reaction is called diazotization। मैकेनिज्म देखना है इसका, आ जाओ भाई, हेडिंग लगाओ, मैकेनिज्म ऑफ डाइअजोटाइजेशन।
इससे वैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन नहीं बनेगा, यहां के बाद कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन भी बन जाएगा इस बार, मिटा दें इसको। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ डायअज़ोटाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डायअज़ोटाइजेशन। mechanism of diazotization. So what is the overall reaction? यहाँ पे पहले overall reaction लिख लेते हैं एक बार, पता रहेगा क्या बनाना है। यहाँ पे NH2 दिखाई पड़ रहा है, एरो के ऊपर NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 273 से 278 केल्विन, और बनेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। N ट्रिपल बॉन्ड N, देखो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई तो प्लस लग गया इस नाइट्रोजन पे, प्लस और माइनस, N2 प्लस Cl माइनस लगा था ना, तो उसी को मैंने लिख दिया N2 प्लस Cl माइनस। देखें मैकेनिज्म, देखें, नोट कर लिया। चलिए मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ HNO2। कई बार क्या होता है ना इस रिएक्शन में, इनकी जगह सीधा HNO2 लिख देता है, कंफ्यूज नहीं होना। मान लो एग्जाम में सीधा HNO2 लिख के आ जाए, नाइट्रस एसिड, तो भी सेम रिएक्शन। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ HNO2 कैसे होगा, बड़ा आसान है, NaNO2 प्लस HCl, यहां से Na प्लस निकला, Cl माइनस निकला, NaCl और बन गया HNO2। अब इसका रिएक्शन, इसको हम इस रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं, HNO2 एज इट इज नहीं लिया जाता, रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर हुआ है। अब ये H, नेक्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ NO प्लस आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, यही अटैक करेगा नाइट्रोसोनियम आयन। तो नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बनेगा ये देखते हैं, जनरेशन ऑफ NO प्लस आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के ऊपर H प्लस अटैक किया, कहां से आया H प्लस, फ्रॉम HCl। भाई HCl का एक मॉलिक्यूल तो है नहीं कि यूज हो गया तो आगे नहीं है, बटेरे मॉलिक्यूल से, तो HCl के मॉलिक्यूल से H प्लस निकला। ये H प्लस कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, ये जाके इसको पकड़ लेगा, क्या बनेगा HOH N डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, भाई H प्लस है ना, H प्लस को सहारा कौन दे रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर। अब आपको पता है ये स्पीशीज जहां पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है इसको निकाला जाता है, वाटर का रिमूवल है ना। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इलेक्ट्रॉन निकले तो नाइट्रोजन पे क्या आने वाला है, प्लस, डबल बॉन्ड, ये बन गया नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, क्लियर, एन डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के ऑक्सीजन निकल गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। बोलो क्लियर है। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करेगा एनिलीन पे, ठीक है। अगले स्टेप में अटैक होगा एनिलीन पे। तो थर्ड स्टेप, अटैक ऑफ NO प्लस ऑन एनिलीन। NH2 और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O प्लस। अब आप ध्यान से देखो, इस N प्लस को कौन चिपकाएगा अपने पास, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर्स। भाई एनिलीन पे नाइट्रोजन है, 3 वैलेंसी है तो एक लोन पेयर बचा होगा, ये जाके इसको चिपकाने की कोशिश करेगा। एंड व्हाट विल द प्रोडक्ट विल बी, एंड व्हाट द प्रोडक्ट विल बी, ध्यान से देखें, चिक 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 चिक, ना ना ना, N से चिक 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 H, N से H, यहां बना है थोड़ा नीचे, हाँ, चिक 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 चिक
N से H, ये लोन पेयर गया, किससे जुड़ा, N से, डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ बलाई का काम कौन किया, बलाई का काम ये नाइट्रोजन भाई साहब ने किया। जो बलाई करता है उसका नुकसान होता है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अरे भाई इस नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई, 4 वैलेंसी मतलब प्लस चार्ज। अपने वैलेंस शेल का लोन पेयर निकाल के दिया, अपने पास का, है ना, अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दिया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। नाइट्रोजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो प्लस चार्ज ज्यादा दे रख नहीं सकता, पर ले तो लिया है। नहीं समझ रहे, इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। इसके पास भी प्लस चार्ज, ये भी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कह रहा है इलेक्ट्रॉन दो, इसने कहा ले लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देते इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये भी प्लस चार्ज नहीं रखना चाहता, पहले ये नहीं रखना चाहता था, इसने इससे मांग लिया। अब ये भी नहीं रखना चाहता, अब इन सब में बेचारा पिसेगा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने कहा लो भाई हमारा इलेक्ट्रॉन तुम लेके खुश रहो। तो यहां से हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, बाहर निकल गया H+। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो इस नाइट्रोजन से भी प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इसको भी शांति मिल गई। NH N डबल बॉन्ड, बोलो सही। H+ के निकलते ही इस नाइट्रोजन को भी शांति मिल गई, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो बॉन्ड्स को शिफ्ट करके कहानी समझ सकते हो, और चाहो तो टॉटोमेरिज्म से समझ सकते हो। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, XY डबल बॉन्ड Z जैसे कंपाउंड में X के पास एक हाइड्रोजन होता है, X का हाइड्रोजन Z पे चला जाता है, और Y Z के बीच का डबल बॉन्ड X और Y के बीच में आ जाता है। फिर से बता देते हैं, अगर कोई कंपाउंड XY डबल बॉन्ड Z टाइप का है, किस टाइप का है, XY डबल बॉन्ड Z, और यदि X के पास हाइड्रोजन है तो X का हाइड्रोजन निकलकर Z पे चला जाता है, और YZ का डबल बॉन्ड X पे आ जाता है, टॉटोमेरिज्म। तो यहां पे टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म हुआ। ध्यान से देखो, XY डबल बॉन्ड Z, XY डबल बॉन्ड Z, तो X का हाइड्रोजन निकल के Z पे लग जाएगा, X का हाइड्रोजन निकल के Z पे लग जाएगा, X का हाइड्रोजन निकल के Z पे, देखो ऐसा बनेगा आराम से। XY डबल बॉन्ड Z जैसा कोई कंपाउंड है, X के पास हाइड्रोजन, तो X का हाइड्रोजन Z पे चला जाएगा, और YZ का डबल बॉन्ड XY में, यानी ये बन जाएगा X डबल बॉन्ड YZ, और Z पे आ जाएगा H। तो क्या हुआ, XY डबल बॉन्ड Z, टॉटोमेरिज्म आराम समझ लो, XY डबल बॉन्ड Z, X से हाइड्रोजन निकल के कहां लग गया, Z पे, और YZ का डबल बॉन्ड किस पे आ गया, XY पे। ये XY डबल बॉन्ड Z, X का हाइड्रोजन Z पे गया, और YZ का डबल बॉन्ड XY पे। XY डबल बॉन्ड Z, X का हाइड्रोजन Z पे गया, और YZ का डबल बॉन्ड XY। अब क्या होगा, ये जो H+ निकला था ये अभी रिएक्शन मिक्सचर में ही है, ये वापस अटैक मारेगा इस पे, ये H+ ने वापस अटैक मारा। H+ अटैक मारेगा तो इसको कौन बुलाएगा अपने पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर लेगा, और कोऑर्डिनेट करके क्या बना देगा, ध्यान से देखें, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NOH, और ये H+ जो बाहर निकला था, सेम H+ फिर से अटैक किया, और यहां आके ऑक्सीजन से चिपक गया, ऑक्सीजन पे प्लस आया, ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस आएगा यहां से क्या होगा, ये वाला फिनोमेना, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चुरा के बाहर निकलेगा, यानी -H2O। अब की बार क्या बचेगा, अब की बार क्या बचेगा, अब की बार क्या बचेगा, जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा, क्या बचेगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे प्लस चार्ज, बोलो सही है ना। तो बेंजीन डाई अजोनियम तो बन गया, N डबल बॉन्ड N, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इस पे प्लस चार्ज। अब क्या होगा इस नाइट्रोजन के पास, ध्यान से, ये नाइट्रोजन को देखो, इस पे ये लोन पेयर थे, डोनेट किया, यहाँ पे बॉन्ड बनाया, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चुराया। जब इलेक्ट्रॉन चुराएगा, यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, ये वाले लोन पेयर तो होंगे ना, 3 वैलेंसी तो लोन पेयर होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, तो ये नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। इतना नोट हो गया, कहाँ बता दे, कहाँ बता दे, कहाँ बता दे, कहाँ बता दे।
ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ HNO2, NaNO2 और HCl रिएक्ट किया, NaCl और HNO2 बन गया, यहाँ से Na+Cl- और HNO2, फिर HNO2 का कहानी आ गया, जनरेशन ऑफ NO+ आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। छाप लिया? ओके। हाँ, तो अब देखो वहां से कहानी आगे बढ़ी, और ये जो मेरे पास लास्ट में स्पीशी बनी है, ये जो मेरे पास लास्ट में स्पीशी बनी है N डबल बॉन्ड N+, ये लोन पेयर यहां उतरेंगे। जब लोन पेयर यहां उतरेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ के बॉन्ड बनेंगे, इस N का प्लस खत्म, पर इस नाइट्रोजन ने तो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर प्लस, तो देखो N ट्रिपल बॉन्ड N+ आ गया। अब देखो आपने शुरू में क्या किया था, H+ लिया था HCl से, तो H+ लेने के बाद क्या बचा, Cl-, तो अब इस पे अटैक हो जाएगा Cl- एनायन का, और ये कैटायन एनायन मिलकर एक सॉल्ट बना लेंगे। हाँ बनाऊं, benzene diazonium chloride. So this is the whole mechanism of diazotization. Clear है? नोट कर लें। क्लियर है? सबसे पहले HNO2 होगा, HNO2 में क्या होगा, H+ अटैक करेगा, उसको ऑक्सीजन चिपकाएगा, ऐसे चिपक गया इसके लोन पेयर से, उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, क्या बचा, NO+ नाइट्रोसोनियम आयन, फिर नाइट्रोसोनियम आयन कहाँ गया, एनिलीन के पास। सबसे पहले क्या बना है, HNO2। HNO2 किससे बनेगा, इन दोनों के रिएक्शन से, NaCl निकल गया, क्या बना, HNO2। फिर HNO2 में H+ कहां से अटैक किया, HCl से, फिर वाटर निकला, नाइट्रोसोनियम आयन गया एनिलीन के पास, अटैक मारा, ये बना, फिर ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, H+ बाहर निकला, फिर क्या हुआ, हमने कहा टॉटोमेरिज्म होगा, XY डबल बॉन्ड Z, XY डबल बॉन्ड Z, X का हाइड्रोजन Z पे जाएगा, YZ का बॉन्ड XY में आएगा, X का हाइड्रोजन Z पे, YZ का बॉन्ड XY। फिर मैंने क्या कहा, ये जो H+ निकला था ये वापस अटैक मारेगा, ये यहाँ पे जुड़ा, फिर यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, N डबल बॉन्ड N+ बचा, फिर ये लोन पेयर इधर आए, ये लोन पेयर इधर आए तो ट्रिपल बॉन्ड बना, पर इसने अपने लोन पेयर लूज किए तो इसके ऊपर प्लस, और इसका प्लस खत्म, फिर Cl- पकड़ेगा कहां से, HCl से, HCl से H+ निकल चुका था, Cl- आया, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। नोट करें, पॉज करके। So this is the whole mechanism of benzene diazonium chloride formation, that is diazotization। अब इसका मैकेनिज्म हम मींस में नहीं पढ़ाएंगे, ये यही उठा के चिपका देंगे। नोट कर लिया? खुश तो बहुत हो गए तुम आज, डायजोटाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ के बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। मिटा दें? ओके, तो बोर्ड में अभी तक इसका मैकेनिज्म पूछा नहीं गया, टेंशन ना लें। हाँ सर, चैन की सांस आई, पूछा गया है 3 बार, नहीं पूछा गया है, डरा रहे थे सर, मैं वीडियो बंद कर देगा, आप ऐसी बात करोगे, डिसलाइक करेगा इसी बात पे अभी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे खूबसूरत बच्चों, डिसलाइक नहीं। चलो, तो बेंजीन डायazonium क्लोराइड बन गया, इससे बनेगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन। सो फ्रॉम एनिलीन लिखने को तो लिख दिया हमने, है ना, सेकंड क्या था, फ्रॉम एनिलीन, बट एक्चुअल में एक रिएक्शन एनिलीन से ना होकर बेंजीन डायazonium क्लोराइड से होगा। तो एक लास्ट बार एनिलीन का फॉर्मेशन NH2, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, NaNO2+ HCl, टेम्परेचर क्या रखोगे, 273 केल्विन से 278 केल्विन, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा एनिलीन। डायरेक्ट एनिलीन से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, पहले क्या बना लेंगे, बेंजीन डायazonium क्लोराइड, बेंजीन डायazonium क्लोराइड, और इससे आप पता है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। So let us start. The first reaction that we are going to study is Sand-Meyer reaction. Name reaction है, name reaction वाली कॉपी में जाएगा, Sand-Meyer reaction। बेंजीन डायazonium क्लोराइड उठा लो, उठा लिया सर, N2+ Cl-, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए, Cu2Cl2 in the presence of HCl, you will get a chlorobenzene।
क्लियर है? या आप इसी को उठा लो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, इसका रिएक्शन आप करा दो, इनका रिएक्शन आप करा दो Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। कई बुक में CuCl लिखा होता है, वो भी सही है, ठीक है, CuCl लिखा है वो भी सही है, हम इसका यहाँ पे डाइमर यूज कर रहे हैं, या CuBr लिखा हो वो भी सही है। अब Cu2Br2 ओवर HBr तो मिल गया ब्रोमोबेंजीन, तो आपको क्लोरोबेंजीन भी मिल गया, आपको ब्रोमोबेंजीन भी मिल गया। These two reactions are known as Sandmeyer reaction। एक और होता है जब इसका हम CN से रिएक्ट कराते हैं, CuCN से, बट वो यहाँ पे तो नहीं दिखाना है ना, आपको साइनोबेंजीन तो नहीं बनाना है ना, तो उसको हम नहीं लेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन 3 होते हैं, या तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का Cu2Cl2 से रिएक्शन, Cu2Br से रिएक्शन। इसकी जगह कई बार किताब में CuCl over HCl लिखेगा, सेम चीज है, इसकी जगह Cu2Br over HBr लिख देगा। इन दोनों को हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। एक और सैंडमेयर होता है जब यहाँ पे आप CN से रिएक्ट कराते हो, CuCl से, बट उससे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन नहीं बनेगा, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। एक और रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखें, आइडोबेंजीन कैसे बनेगा। सो आइडोबेंजीन के लिए आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड उठाओ और इसका रिएक्शन करा दो पोटेशियम आयोडाइड से और वार्म कर दो, सो यू विल गेट आइडोबेंजीन। But this reaction is not Sandmeyer, ठीक है, Sandmeyer नेम रिएक्शन में ये नहीं आता। ये दोनों अपने Sandmeyer रिएक्शन, और एक CuCN से रिएक्शन भी Sandmeyer में आता है, और उसको यहाँ पे भी नहीं पढ़ना है। तो आइडोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, फ्लोरोबेंजीन। चलो फ्लोरोबेंजीन को भी देखते हैं, पहले इसको नोट करो। एक सिमिलर रिएक्शन होता है, यहीं पे पढ़ लो पहले, जिसको हम बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। अब गैटरमैन नाम से 2 रिएक्शन है सिलेबस में, एक है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये वो नहीं है, गैटरमैन रिएक्शन एकदम सिमिलर रिएक्शन है। आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लेना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन अगर Cu over HCl से करा दे तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, एकदम सिमिलर है, बस वहां पे Cu2Cl है या CuS, क्लोरोबेंजीन। और इसी तरह से अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम Cu over HBr से रिएक्ट करा दें तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। These two are known as Gattermann reaction। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। सैंडमेयर, गैटरमैन, सैंडमेयर का रिएजेंट याद रखो, गैटरमैन का रिएजेंट, ठीक है। लास्ट आता है फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। तो फ्लोरोबेंजीन के लिए भी नेम रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं बेल्स-स्कीमन रिएक्शन। बेल्स-स्कीमन रिएक्शन क्या करना है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड लेना है, N2+Cl-, इसका रिएक्शन आपको करा देना है HBF4 से, HBF4 से, और हीट कर देना है, HBF4 से हीट कर देना है, आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है बेल्स-स्कीमन रिएक्शन, HBF4 के साथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हीट कर देंगे तो हमें फ्लोरोबेंजीन। बड़ा कमाल कंपाउंड है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इससे आप एरोमेटिक केमिस्ट्री में कुछ भी बना सकते हो। क्लियर है? सो यू हैव टू रिमेंबर सैंडमेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट पकड़ लो, Cu2Cl over HCl, Cu2Br2 over HBr, और अगर आइडोबेंजीन बनाना है तब Ki लगा के हीट कर दो, सिंपल। गैटरमैन में क्या है, Cu over HCl, Cu over HBr, और बेल्स-स्कीमन से आपको क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन, क्या लगाते हैं, HBF4। क्लियर है? चलिए इनको नोट करके आप इसको अपनी नेम रिएक्शन की कॉपी में डाल लीजिए। और ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स।
तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। नोट करें इसको जरूर से। मैं 1 मिनट स्क्रीन छोड़ दे रहा हूं, इसको नोट कर लें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेम्ड रिएक्शन।